साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान की बिल्कुल नई कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी है दोस्तों, यकीन मानिए पूरी दुनिया की रिपोर्ट आप खंगाल लीजिए, भारत की खंगाल लीजिए। अगर आपको कहीं दिख जाए तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल नई सोच के साथ, नए नैरेटिव के साथ एक ऐसी कहानी रख रहा हूं दोस्तों जिसमें किसी ने नहीं दिखाई। भारत का तो मीडिया ही छोड़ दीजिए, मैं लगातार देख रहा हूं कि सिर्फ युद्ध की कवरेज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ। इस युद्ध में क्या हो रहा है, अभी ये मिले वो मिले, अमेरिका ने ये कहा, ईरान ने ये कहा। चलिए, कुछ हो भी गया, दोनों मिल भी गए, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। भारत का क्या है? भारत का क्या लेना देना है? भारत की पॉलिसी क्या कहती है? भारत का हित क्या कहता है? आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ईरान की कितनी बड़ी तबाही हुई है। पहली बार आपको दिखा रहा हूं तबाही के 10 सबूत। और यह तबाही कितनी बड़ी है, इसको बिल्कुल नए अंदाज से आपको दिखा रहा हूं। यह दरअसल सौदेबाजी का एक स्टिंग ऑपरेशन है। आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है? इसमें ऐसी कौन सी बात बता रहा हूं जो पूरी दुनिया ने नहीं बताई? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये शब्द कह रहा हूं तो इसके मायने क्या है, आप सोचिए जरा दोस्तों। ईरान की इच्छा क्या थी? ईरान का मकसद क्या था? पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनना चाहता था, यही तो सच है ना। आज ईरान कर क्या रहा है? ईरान सौदेबाजी कर रहा है कि अब हॉर्मुज में हम कंट्रोल करेंगे, हम इतना पैसा ले लेंगे, हमको ये पैसा छोड़ दो। कहां चले थे आप इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने के लिए, और कहां आप एक जैसे बोलते हैं व्यापारी की तरह बार्गेनिंग में लग गए, और आपने अपना नुकसान नहीं देखा। कहां पहुंच गए? आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, किताब के पूरे पन्ने पलट देना, ऐसी कहानी दिखा रहा हूं मैं आपको। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट इसलिए कीजिएगा ताकि आप पूरी दुनिया के सामने ये बता सके कि ईरान की स्थिति क्या। और हां, एक बात और बताता हूं, आपने सुना है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जरा उसके भी कुछ नजारे आपको दिखाता हूं। तो एक कमेंट बनता है दोस्तों, हर हर महादेव, यही लिखिएगा। युद्ध की कहानी आपको बता रहा हूं इसलिए लिखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही HB शॉर्ट्स में जो हम कहानियां बना रहे हैं दोस्तों, संक्षिप्त संस्करण है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। कमेंट में पिंड भी कर दिया है। पहले तो मैं अभी कुछ अपडेट बता देता हूं जो पूरे मीडिया वाले दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? इसी में लगे हुए ना कि शहबाज शरीफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिला, फिर शहबाज शरीफ ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, फिर दोनों ने आपस में मुलाकात की। इसने 4 शर्तें रखी, उसने 4 शर्तें रखी। मैं तो सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इतने सारे पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। ये हो रहा है, यहां से ये मिलने आया, इससे मिलने आया, उसको इससे डर है, इस होटल में ठहरा, यही सारी चीजें ना। लेकिन मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, जो मैंने अभी लाइन कही ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कैसे होता है जरा मैं आपको दिखाता हूं। जरा रवीश कुमार का 2 स्क्रीनशॉट लिया है दोस्तों, आप सिर्फ देखिए। पाकिस्तान में बातचीत, भारत में सन्नाटा। इनकी खुशी छलक रही है, वो रोके नहीं रुक रही है। जानते हैं किस बात से खुश है? कि भारत तो अलग थलग पड़ गया। एक बात बताइए, एक सवाल पूछता हूं भाई, इस युद्ध में पाकिस्तान के भीतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति या ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका है क्या? क्या यूरोप के लिए झटका है क्या? क्या कहीं आपने देखा कि फ्रांस को झटका लग गया, पाकिस्तान में बातचीत हो रही? कहीं देखा क्या आपने? कहीं आपने यूरोप की किसी देश, जर्मनी, क्या चीन में आपने किसी अखबार में पढ़ा कि चीन को तो झटका लग गया, पाकिस्तान में बातचीत हो रही है? ऐसा तो नहीं देखा। लेकिन ये बता रहे हैं कि भारत को झटका लग गया। ना तो हम युद्ध के कंटेंडर हैं कि हमको युद्ध करना है,
ना तो हम युद्ध में एक तरीके से बाकी दुनिया बर्बाद हुई, हम तो बर्बाद भी नहीं हुए, हमारे यहां तो दाम भी नहीं बढ़ा, तो हमको कैसे झटका लग गया भाई? प्रधानमंत्री मोदी को कैसे झटका लग गया? और एक नहीं कई कहानियां, जैसे देखिए आ गया ईरान, ये खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। मैं आपको दिखाना यह चाहता हूं दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में, भारत में हर तरफ यह आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि ईरान जीत गया। उसके नैरेटिव को डिकोड किया जा रहा है कि ईरान जीत गया। एक जगह मैंने देखा, ये भारत के पत्रकारों का ही दिखा रहा हूं, 2 विंडो में बनाया है कि बिफोर वॉर और आफ्टर वॉर, कि युद्ध से पहले ईरान कहां था, युद्ध के बाद ईरान कहां है, और उसके बाद कहानियां बनाई गई कि ईरान जीत गया। क्या वास्तव में ईरान जीत गया? अब मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूं। भाई 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ। किसने युद्ध शुरू किया? इजराइल अमेरिका ने हमला किया। एक चंद पलों में दोस्तों, चंद पलों में 9:40 रात को एक अटैक होता है और शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु खामेनाई को मौत के घाट उतार दिया गया। 40 दिनों का शोक रखा गया। आप समझिए कि यह तो अभी खत्म हुआ है शोक। खामेनाई की हत्या हो गई और ईरान को किस तरीके से घुटनों के बल लाया गया, इस बात का अंदाजा लगाइए कि इसके टॉप के 50 लीडर एक झटके में खत्म कर दिए गए। अब आप तय कीजिए कि जो ईरान इस्लामिक राष्ट्रवाद के नाम पर इस्लामिक देशों का नेता बनना चाहता था, उसने अपने सबसे बड़े धर्मगुरु की हत्या के बाद कौन सा बदला लिया? क्या कर लिया उसने? आज स्थिति यह है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, हॉर्मुज खोलने पे तैयार हो गया है, 4-5 शर्तें रख रहा है। अगर वो शर्तें मान भी ली जाएं तो क्या ईरान जीत गया? सोचिए। मैं आपके सामने 10 सबूत रखने जा रहा हूं दोस्तों, एक एक करके देखिए। ईरान की तबाही की कहानी दिखा रहा हूं। आप बोलेंगे कि मैं लाइन ले रहा हूं, लाइन बिल्कुल नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा दोस्तों, कोई लाइन नहीं। इस युद्ध में भारत को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बचा करके रखा, भारत की नीति रीति को जिस तरीके से स्थापित किया, जिस तरीके से उन्होंने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को खत्म करके इस सिद्धांत के साथ सामने आए कि हम शांति के पक्षधर हैं, और इसी वजह से आज भारत में जरा सी भी दिक्कतें नहीं है। लेकिन ईरान की तबाही देखना जरूरी है। मैं 10 सबूत की बात कर रहा हूं ना, जरा एक एक करके मैं गिनती के साथ दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। पहला सबूत दिखा रहा हूं। ईरान की ताकत कितनी है? भाई भारत तो मदद कर रहा है, भारत तो हितैषी है, किसी के खिलाफ नहीं, हम ईरान के खिलाफ तो कतई नहीं। ईरान को हमने 40 टन दवाएं भेजनी है। आज ईरान की ताकत यह है दोस्तों कि उसके पास एक हवाई जहाज भी नहीं है, यह हवाई ताकत भी नहीं है कि भारत से अपने नागरिकों के लिए खरीदी गई जो आवश्यक दवाइयों की 40 टन खेप है वो ले जा सके। अब ईरान तबाह हुआ या नहीं हुआ? सोचिए कि आपको दवाइयों की जरूरत है, भारत के पास भी है, भारत भेजने को भी तैयार है, लेकिन ईरान वो दवाई ला नहीं पा रहा है। ये तबाही किसकी है? सोचिए, ईरान की किस प्रकार से तबाही की गई, ये सोचिए। ईरान तबाह हुआ या नहीं हुआ? दूसरा सबूत देखिए। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज B1 तबाह कर दिया गया। पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है दोस्तों, वो तबाह कर दिया गया। ये ब्रिज ईरान की, जैसे कहते हैं ना, ईरान की सत्ता का, स्वाभिमान का एक प्रतीक है। इसको बनाने में $400 मिलियन, 3300 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए हैं दोस्तों। यह ब्रिज मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था। तेहरान करज की दूरी को मिटाने वाला यह एक महासेतु था। आज इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है।
अब आप सोचिए, ये पुल केवल गाड़ियों के आने जाने का ही रास्ता नहीं था, यह उसकी आर्थिक तरक्की, सैन्य गतिविधियों की लाइफलाइन था। तबाह हो गया, खत्म हो गया। क्या ईरान की तबाही नहीं हुई? सोचिए, यह दूसरा सबूत दिखा रहा हूं। तीसरा सबूत देखिए, आईआरजीसी की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? मुबारा के स्टील प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां मिसाइलों, ड्रोन के लिए इस्पात का उत्पादन होता था। और 2025 की बात करूं, पिछले साल की, तो रिकॉर्ड 71 लाख टन उत्पादन किया गया था। ये जो सेंटर है ना दोस्तों, ये दोहरे उपयोग का स्तंभ है। यहां बैलिस्टिक मिसाइलों, आत्मघाती ड्रोनों के उत्पादन के लिए आवश्यक उच्च श्रेणी का इस्पात प्रदान करता था। यह निर्यात करता था, जिससे डॉलर मिलते थे। तबाह कर दिया गया। यानी आईआरजीसी को पूरी तरह से विकलांग बना दिया गया। क्या ईरान की तबाही नहीं? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं दोस्तों। चौथी तबाही देखिए, बर्बादी के चौथे सबूत। ईरान की आधी से अधिक मिसाइल, ड्रोन पावर समाप्त हो गया है। उसकी नेवी समाप्त हो चुकी है। एयरफोर्स पहले ही तबाह हो चुका है। ना आपके पास नेवी है, ना आपके पास एयरफोर्स है। मिसाइल भी खत्म हो रही है, ड्रोन भी खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, हॉर्मुज पे आपका कंट्रोल है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक रूप से ऐसा बना हुआ है कि किसी को घुसने में टाइम लगेगा। और ये लोग तो छापामार युद्ध में तो माहिर है ना भाई। कोई जहाज गुजरेगा, एक आदमी भी है, कुछ भी फेंक दिया, वो आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। कैसे लोग गुजरेंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान की सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी है। ईरान के 12,300 हमले, ये आंकड़े हैं दोस्तों, 12,300 हमले। आपके मन में यह सवाल उठेगा, फिर ईरान हारा क्यों नहीं? इसलिए नहीं हारा, ये ईरान के लोगों का जज्बा है, उसकी राष्ट्रवादी शक्ति है। जो भी वहां खड़े हैं, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं कह रहा, उसकी वजह से ईरान खड़ा है। वो मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है, यह सच्चाई है। लेकिन तबाह तो सब कुछ हो गया। ईरान कैसे जीत गया? पांचवा सबूत देखिए, ईरान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत यह है दोस्तों कि वो इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ चीन पर निर्भर है। अपना 90% तेल ईरान चीन को बेच रहा है। चीन की छोटी रिफाइनरियां सस्ते दाम पर तेल खरीदती हैं। कई बार तेल को छुपाकर दूसरे देशों के रास्ते भेजा जाता है, जिससे ईरान को पैसा मिलता है। अब आप खुद सोचिए, ये ईरान की जीत है या हार है? ईरान तबाह हुआ या अमेरिका तबाह हो गया? बर्बादी का सबूत नंबर 6, दूसरे देशों में ईरान की संपत्तियां जब्त हो रही है। एक यही शर्त रखा ना अमेरिका के साथ बातचीत में कि जो आपने हमारी संपत्तियां जब्त की है उसको डीफ्रीज किया जाए। कभी खबर आती है कि अमेरिका मान गया, कभी खबर आती है कि अमेरिका नहीं माना। अब उन बातचीत में आप कुछ भी आकलन करें, वो फेल होना ही है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत, ये बात ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास कर ही नहीं सकती। ये बात आप समझ लीजिए। अभी हाल में क्या हुआ दोस्तों, जो संपत्तियों की बात कर रहा हूं ना, यूएई ने, उसने भी जब्त कर ली है 530 बिलियन डॉलर की संपत्ति, क्योंकि यूएई पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर, देखिए मैं आपको पूरा आंकड़ा बताता हूं, 414 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें, 1914 ड्रोन दागे हैं। अब संयुक्त अरब अमीरात कुछ तो करेगा ना, उसने 530 बिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली है। कौन तबाह हुआ बताइए? अमेरिका तबाह हुआ या ईरान हुआ? अमेरिका में चलिए ठीक है, दाम बढ़ गया, मान लिया, लेकिन तबाही कहां दिखी आपको? अगले नंबर पे आइए दोस्तों, तबाही का सबूत नंबर 7, ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। आईआरजीसी के सख्त शासन ने जनता को दुनिया से अलग थलग करके कैद कर दिया।
अभी मैंने ही कहा ना कि वहां दृढ़ शक्ति ने बचा कर रखा है, लेकिन ये पूरा ईरान की कहानी नहीं है दोस्तों। ये मुट्ठी भर लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कुछ लोग बदले भी होंगे, लेकिन आज भी ईरान की अधिकांश आबादी इस सत्ता का विरोध करती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ईरान में लोकतंत्र नहीं है। आज तबाही का आलम यह है दोस्तों कि ईरान में मिलिट्री लेवल की जैमिंग है। 9 करोड़ लोग पूरी दुनिया से कट चुके हैं। हलाल इंटरनेट का सहारा है, स्टार लिंक भी फेल है, और यह ईरान के इतिहास का सबसे लंबा, कह लीजिए कि इंटरनेट से लोग दूर हैं, कोसों दूर हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बर्बादी का सबूत नंबर 8, ईरान में अब तक 3000 लोग मारे जा चुके हैं, 27,000 लोग घायल हैं, पावर प्लांट ध्वस्त हो चुका है। इसमें भारी संख्या में बच्चे भी हैं दोस्तों। जो मृतक है ना उसमें 216 बच्चे हैं, जो घायल हैं उसमें 1767 बच्चे शामिल हैं। यह है बर्बादी का सबूत नंबर 8। बर्बादी का सबूत नंबर 9, ईरान के सभी नेताओं को एक एक करके मारा जा चुका है। मैंने आपको खमेनाई का दिखाया था ना, और उसके बाद दोस्तों आज के दिन की परिस्थिति आपको बता रहा हूं। जो ईरान का नेतृत्व है, 250 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। 250 लोगों को। ईरान तबाह हो रहा है या ईरान की जीत हुई, जरा खुद सोचिए। सबूत नंबर 10, बर्बादी का इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लग रहा है, ये जो बातचीत चल रही है ना, ये बातचीत हो भी जाए, युद्ध विराम हो भी जाए, आपको क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म पर रहेगा? फिर युद्ध होगा, लिख लीजिए। क्योंकि ये युद्ध इसलिए होना है क्योंकि ये लड़ाई किसी जागीर की, किसी जायदाद की नहीं है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है दोस्तों। और जो भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बर्बादी के रास्ते में जा रहे हैं। अब अमेरिका पे सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका कोई वॉर क्राइम तो नहीं कर रहा है। अरे भाई, कानून बलशाली के लिए नहीं होता है। ये तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास कह गए हैं कि जो शक्तिशाली होता है ना, उसका कोई दोष नहीं होता, कानून तो उसके हिसाब से बनता है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जो चाहता था, जिसकी मंशा ये थी, ये अकेला देश है ईरान, इस बात को ध्यान रखिएगा। ईरान अकेले नहीं लड़ता, उसके प्रॉक्सीज भी हैं भाई, उसके कई सारे देश तो उसके प्रॉक्सीज हैं, उसको भी फलने फूलने में ये पूरी मदद करता है। अभी जो हिजबुल्ला वाली कहानी है वो ऐसे ही थोड़ी आई है। ईरान को पता है ये हिजबुल्ला हमारे ही वजह से चल रहा है, इसीलिए वो हिजबुल्ला के लिए भी बार्गेनिंग कर रहा है। तो अब आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश, बल्कि ये अगर सच मायने में देखिए तो इजराइल और अमेरिका ने किया क्या है, उसने मंशा खोल के रख दी है। भाई, आपको मैंने दिखाया ना दोस्तों कि कांग्रेस इन चुनाव में कैसे बर्बाद हो रही है। लेकिन एक कहानी यह भी है कि बंगाल की अगर कहानी देखिए तो कहां हुमायूं कबीर कहां चले थे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पता चला कि वो तो 1000 करोड़ में भी बिकने को तैयार है। यही कहानी स्टिंग ऑपरेशन टीएमसी ने दिखाया। बाद में भाजपा वालों ने यह भी बताया कि यह भी टीएमसी का प्लांट किया हुआ है। कैसे किया हुआ है भाई? टीएमसी के साथ सेटिंग हो गई कि कहीं ओवैसी आके हमारा वोट छिटक ना ले, तो उसने नई पार्टी बनाई, बाबरी मस्जिद का कांड शुरू किया, और उसके बाद फिर ये स्टिंग ऑपरेशन में बोल दिया। अब ओवैसी गया भाई, सारे तो नॉमिनेशन हो गए, अब तो ओवैसी कुछ कर भी नहीं पाएंगे, यानी टीएमसी के लिए गदगद। अब टीएमसी को पता है कि मुसलमान वोट तो नहीं बटेंगे, यही पता है ना। तो आप सोचिए कि जो लोग कहते हैं झंडा बरदार बनते हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, जो कहते हैं कि हम इस्लामिक देशों का नेतृत्व कर लेंगे, वो तो एक सौदागर निकला। वो तो सौदेबाजी कर रहा है। वो बोल रहा है इस्लामिक नेशन का हम लीडर बनेंगे, और बोल रहा नहीं हॉर्मुज खोल दो। वो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहा कि हमारा सबसे बड़ा धर्मगुरु खमैनी, उसकी हत्या कर दी, उसकी शहादत हो गई। ईरान की जीत है या ईरान की तबाही है? और आखिर में एक बात और आपको बताता हूं दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा। ईरान की जीत, बड़े ध्यान से समझिएगा,
अगर इस युद्ध को ईरान जीतता है तो दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए यह खतरनाक खबर है। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। आज ईरान क्यों डटकर खड़ा है, अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों झुक रहा है, उसकी एकमात्र वजह है ईरान में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका में लोकतंत्र है। अब ये कैसे होगा आप जरा समझिए। भाई युद्ध हो रहा है, ईरान तो तबाह हो रहा है, लेकिन ईरान को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है। वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। खड़े होंगे गोली मार देंगे, शांति से बैठो, भूखमरी के शिकार है, गोली मार देंगे। वो खड़े होने नहीं देंगे। भले हम बर्बाद हो जाए लेकिन हम लड़ेंगे। अमेरिका में नहीं। अमेरिका में एक सैनिक भी मरता है ना दोस्तों, तो वहां जो सत्ता है ना, सत्ता हिल जाती है। डोनाल्ड ट्रंप को डर है किस बात का? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। ईरान को फर्क है क्या? भाई वहां 1 करोड़ रुपए के नोट छपने लगे। वहां महंगाई इस चरम पे है कि अब उसकी तुलना भी नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका में $2 भी बढ़ जाता है ना, तो ट्रंप की गद्दी हिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र है। यानी अगर इस युद्ध के नजरिए से देखिए तो आप लोकतांत्रिक देश हैं तो ये आपकी कमी है, और वो एक डिक्टेटर देश है तो वो ताकतवर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस युद्ध को जिस नैरेटिव के साथ गूंथने की कोशिश की जा रही है कि ईरान युद्ध जीत गया, वो भी खतरनाक है। ये वैसे ही जीता जैसे 2024 में कांग्रेस जीत गई थी। याद है ना आपको 2024 का युद्ध? याद कीजिए दोस्तों, हमने भी वीडियो बनाया था और आपने भी पूरी दुनिया का, पूरे देश का माहौल देखा था। जीत तो मोदी जी गए थे, रिकॉर्ड जीत मिली थी, गठबंधन की पहली इतनी बड़ी जीत थी। लेकिन कांग्रेसियों ने ढोल पीट पीट करके बता दिया कि हम जीत गए, और कुछ ही महीने के बाद इसका भी खुलासा हो गया। पी चिदम्बरम ने ही कहा कि हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये 240 सीट मिली है या 303 मिली है, ये काम तो 303 वाले कर रहे हैं। यही हाल ईरान जीत का है दोस्तों। इस बार के भी चुनाव में यहां यही हो रहा है, और इस बार के युद्ध में भी पाकिस्तान में यही हो रहा है। लेकिन आखिर में एक बात और कह देता हूं कि भारत इकलौता देश है दुनिया का। अभी तो बहुत सारे युद्ध हुए ना, भारत अकेला देश है जिसने अपनी शर्तों पर युद्ध शुरू किया और अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म भी कर दिया। ऐसा काम ना रूस कर पाया, ना यूक्रेन कर पाया, ना यूरोप कर पाया, ना अमेरिका कर पाया, ना ईरान कर पाया, ना इजराइल कर पाया, कोई नहीं कर पाया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स, जहां लगातार छोटा वर्जन है, 5 मिनट तक का वीडियो बनाता हूं, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।